नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है संडे स्पेशल के कार्यक्रम में न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, देश आज की तारीख में राजनीतिक, सामाजिक और वित्तीय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। आप कहेंगे ये कैसे? कुछ समय पहले की बात है कि मोदी जी ने कहा था कि आज देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है। तो मेरे मन में आया कि उनसे प्रश्न करूं कि आजादी के बाद भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कब थी? भारत तो राजनीतिक रूप से हमेशा ही स्टेबल रहा है। सरकारें बदली, लेकिन सरकारें बदलने की खींचतान को आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं कह सकते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, उसे हम या तो नेपाल के रूप में देख सकते हैं, श्रीलंका के रूप में देख सकते हैं, पाकिस्तान के रूप में देख सकते हैं। पर पॉलिटिकली इंडिया कभी भी इंस्टेबल नहीं रहा, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशंस सशक्त रही। लेकिन एक एक करके राजनीतिक ढांचे को तोड़ा गया। सामाजिक जो ताना बाना था छिन्न भिन्न हो गया। जहां कौमों के बीच में, समुदायों के बीच में जो घृणा है बढ़ती चली गई। एक वित्तीय संस्थान बचे थे और अब नोटबंदी करके और फिर कुछ ऐसे फैसलों के द्वारा उस वित्तीय स्टेबिलिटी को भी भंग कर दिया गया। यानी कि हमारे ऊपर इल्जाम आ रहे हैं अब, व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योर करेंसी व्हाई शैल आई। हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम ऐसे देश बन गए हैं जो हमें ही अपनी करेंसी पर विश्वास नहीं है। हर छठे साल में हमें नोटबंदी करके अपना एक नोट बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात हो रही थी। कहते हैं, यू डोंट ट्रस्ट योर ओन करेंसी एंड यू आर आस्किंग मी टू ट्रस्ट योर करेंसी, व्हाई शैल आई? हु आर यू देन? यहां तक हालात है। सामाजिक रूप से देखा जाए, कश्मीर के अंदर वहां की स्टेटहुड छीन ली गई, यूटी में चेंज कर दिया गया, अस्थिरता लाई गई। ऑलरेडी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट पे था वो स्टेट, और ज्यादा स्थिरता लाई गई। कारगिल और लेह के मासूम लोगों से उनकी विधानसभा छीन ली गई। उनका जो अधिकार था लोकतांत्रिक, वो भी छीन लिया गया। और लोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या अन्य जगह हो, सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, खरीद फरोख्त होती है, जिसे मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहता हूं। यानी कि सरकार, भाजपा हर वो कोशिश करती है कि देश में अशांति और अस्थिरता आए, क्योंकि आपका वहां पर देखा जाए तो राज नहीं है। वहां पर सिंगल इंजन की सरकारें हैं, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि उनको अस्थिर कर दिया जाए। दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक फैसले को भी एक अध्यादेश के द्वारा आधी रात को पलट दिया जाता है। समझ में नहीं आता, हम देश का भला कर रहे हैं या देश के संवैधानिक ढांचे की साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके द्वारा हम पूरी की पूरी देश के अंदर अस्थिरता और अशांति लाने की प्रयास कर रहे हैं। क्या ये सरकार फिर से देश को एक नए 1947 की ओर लेके जा रही है? समझ में नहीं आता कि ये देश के अंदर अशांति और अस्थिरता क्यों ला रहे हैं, और हर तरीके से लेके आ रहे हैं। वित्तीय अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक वरिष्ठ विद्वान मौजूद है, जाना पहचाना चेहरा हिंदुस्तान का। उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन रवायत है। तो डॉक्टर एस एन साहू जी, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन जी के ओएसडी रहे हैं, प्रेस सचिव रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, पीएमओ के अंदर भी डायरेक्टर रह चुके हैं एक समय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने समय निकाला, आप इस कार्यक्रम सर, हमारा देश स्थिरता से अस्थिरता की ओर जा रहा है। हर जगह अशांति और अस्थिरता फैलाई जा रही है। सामाजिक रूप से हम टूट गए, वित्तीय रूप से हम टूट गए, राजनीतिक रूप से टूट गए। ये सरकार चाहती क्या है हमसे सर? डॉक्टर साहब। दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, ये जो मौका दिया है आपने, और आपने जो शब्द मेरे लिए बोला,
इसके लिए मैं बहुत आपने बहुत मेरा हृदय स्पर्श कर लिया। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू नो मैं मिस्टर के आर नारायणन जो हमारा जो राष्ट्रपति थे उनसे बहुत सीखा। रिसर्च, रीडिंग, राइटिंग, और अभी भी रिसर्च चल रहा है। आई एम मोर देन एनीथिंग एल्स ए स्टूडेंट ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, अम्बेडकर, नेहरू एंड अदर्स। सो आपने जो सवाल जो पूछा, ये देश स्थिरता तो हमेशा था और अस्थिरता में कैसे अभी गुजर रहा है। अस्थिरता कितना बढ़ गया पॉलिटिकल लेवल पे। गणतांत्रिक जो हमारा ढांचा है उसको जो खतरा अभी आ रहा है, और समाज में आर्थिक हमारा आर्थिक नीति में और जैसे आर्थिक परिस्थिति है उसमें भी। सो सबसे बड़ा कारण उसका मैं मेरे हिसाब से कि अगर देश का जो संविधानिक ढांचा है, संविधानिक एक जो कल्पना है भारत का जो संविधान के अंदर जो भारत का एक जो कल्पना है, एक वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत की लोग हैं, तो हमको जो ये जो हिंदुस्तान दिया है लोगों ने, उसमें जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो हमारा प्रियम्बल, जो संविधान का प्रियम्बल में दिया गया है, और सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये जो ढांचा, अगर ये ढांचा को इधर उधर करेंगे और ये ढांचा को पूरा समाप्त कर देंगे, करने के लिए कोशिश होगा, समाप्त तो नहीं कर पाएंगे, कोशिश जो हो रहा है, ये सारे अस्थिरता ला रहा है। ये देखिए, एक आप देखिए हमारा जो संविधान में लिखा है, संविधान में जब बनाया था उसमें सेकुलरिज्म तो शब्द संविधान में लाए थे मिसेस इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, उनके समय में, जो 42nd में अमेंडमेंट में। लेकिन आप जो अगर संविधान की जो उसमें डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में अगर देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सेकुलरिज्म तो नहीं रखा है, लेकिन पूरा संविधान का सारे प्रावधान में सेकुलरिज्म जो है वो विदित है, सेकुलरिज्म है वहाँ। अच्छा, इससे पहले तो 76 में जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, उसमें सेकुलरिज्म था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म 76 में आया, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म था। वो तो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, लेकिन वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम सेकुलर रहेंगे। सोशलिस्टिक ये भी था जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पूरा, वो तो है नहीं अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो देखिए, अगर जम्मू कश्मीर से देखेंगे और ये कन्याकुमारी तक आएंगे, तमिलनाडु, तो ये जो हमारा जो देश में बहुत सारे जो मूवमेंट हुआ था, द्रविड़न मूवमेंट, जो के करुणानिधि, पेरियार, रामस्वामी नायकर और रामस्वामी मुदलियर, वो जो उन्होंने क्या था, उन्होंने इक्वालिटी, कास्ट के खिलाफ लड़ाई हुआ था। अब महाराष्ट्र में देखिए, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और शंभूजी महाराज, बहुत सारे लोग। अच्छा, आप पूरा अभी कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ वचन शास्त्र है। वचन शास्त्र मतलब सारे जो वचन दिए हैं, जो शब्दावली है, उसमें इक्वालिटी का बात है, धर्म निरपेक्षता की बात है, सारे धर्म को समान दृष्टि से देखने का भी बात है। हमारा जो सेकुलरिज्म है, सारे धर्म को समान सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि धर्म को हम पूरा निकाल देंगे, ये नहीं है। तो ये जो, अगर ये मूल जो मूल्यबोध है, वो मूल मूल्यबोध के खिलाफ लीडर्स अगर करेंगे, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने जब 2013 से, जब प्राइम मिनिस्टर होने से पहले बॉम्बे में बड़ा एक मैं होर्डिंग देखा था, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनका बड़ा पिक्चर था, आई एम ए हिंदू
आई एम ए नेशनलिस्ट। अच्छा, तो ये जो धर्म के साथ नेशनलिज्म को जोड़ देना, तो फिर ये मैसेज क्या आ जाता है? एक होर्डिंग था। अच्छा, सो ये जो हमारा संविधान में जो भारत का एक छवि है, वो सारे धर्म को सम्मान देते हैं, सम्मान देने का एक छवि है। अगर उसको इधर उधर करेंगे तो समस्या ही होगा। तो इसके बाद देखिए डेमोक्रेसी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में उन्होंने उन्होंने माथा टेका। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा धर्म है। संविधान दिवस भी उन्होंने शुरू कर दिया, जो 26 नवंबर में जो जिस दिन एडॉप्ट हुआ था। लेकिन जो काम हो रहा है अभी पूरा संविधान के खिलाफ हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर धनकर, वो बोल रहा है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर और गलत था। अच्छा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उन्होंने जो भाषण दे रहे ऑपोजिशन लीडर्स, उनको सारे हटा रहा है, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जो उन्होंने कहा था। डेप्यूटी स्पीकर अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जो ऑपोजिशन को जाना चाहिए एज पर कन्वेंशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा जो है, हमारा संविधान इतना इतना एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। संविधान सभा जब बैठा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन अमेरिकन एक्सपर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैनेबल ऑस्टिन ने, उन्होंने बताया था भारत की संविधान सभा इतिहास में ऐसे एक सभा है जो कि अमेरिका का फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सभा था। द्वितीय ऐसे महत्वपूर्ण सभा पूरा दुनिया में था। तो संविधान सभा में जो भी कुछ डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके हिसाब से एक संविधान ऐसे एक देश में, ऐसे एक समाज के लिए बना जहाँ इक्वालिटी था ही नहीं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गोत्र के बेसिस पे इतना डिवीजन था, और पुरुष प्रधान देश था, उसमें सबको इक्वालिटी दिया। लेकिन अभी जो पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, आपने तो जिक्र किया दिल्ली गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो 5 जज बेंच का, उसको भी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस देके बोला है कि नहीं ये गलत है। वो जो ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया है कि उसमें एक कमिटी होगा, चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 ब्यूरोक्रेट्स होंगे, चीफ मिनिस्टर ही माइनॉरिटी में आ गए वहाँ। तो ये जो एक चीफ मिनिस्टर को माइनॉरिटी में रख दिया, ब्यूरोक्रेट्स 2 उनका होगा, तो फंक्शन कैसे होगा? तो ये जो है डेमोक्रेसी को जो उन्होंने एक आक्रमण ही कर रहे हैं। और जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है, वो सेकुलर फैब्रिक को उन्होंने इतना दुर्बल कर दिया है, उतना कमजोर कर दिया है। अभी देखिए नेहरू जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम आजाद हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिला था, फ्रेंच फिलोसोफर एंड्रे माल्ब्रो एक प्रश्न पूछे थे नेहरू को कि मिस्टर नेहरू, आजाद हिंदुस्तान जब हो जाएगा, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, आपको कौन सा चीज बहुत कठिन होगा करने के लिए? तो नेहरू उस वक्त बोले थे, अंग्रेजी में बोल देता हूँ, उसका हिंदी रूपांतर में करता हूँ, टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी बाय एम्प्लॉइंग जस्ट मीन्स। एक समाज जो समानता समाज बनाने के लिए हम जो जिस जरिया में करते हो वो भी सही होना चाहिए, वो करना बहुत मुश्किल होगा। और द्वितीय कठिन काम क्या है? नेहरू ने कहा टू क्रिएट ए सेकुलर स्टेट इन ए रिलीजियस सोसाइटी। एक धार्मिक समाज में सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र बनाना वो कठिन है। तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। अभी सेकुलर स्टेट जो अभी भी है, और सेकुलर स्टेट को जो बार बार अभी इलेक्शन कमीशन का जजमेंट के ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर कंस्ट्रक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में फेवर में गया राम मंदिर बनने के, वहां देखिए कि सेकुलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अभी सेकुलरिज्म शब्द उच्चारण करने के लिए जो पार्टी जो है अभी डर रहे हैं, शायद हमारा हिंदू वोट चला जाएगा,
तो इसे एक माहौल सृष्टि कर दिया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बोलना ही लोग पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के लिए वो 2-3 बार सोचते हैं। मैं तो सर इसलिए दो हाँ तीन सो दो तीन छोटे छोटे प्रश्न करूंगा मैं, एक एक करके आते हैं कि वहां पर